चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 8th लेक्चर सेल का। तो आपका हमने कल यहाँ पे छोड़ा था आपको, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा पॉइंट कुछ नहीं है, कल वाले ही थे कि आपको कुछ और एडिशन है नहीं है इसमें। एक और बार देख लेंगे अगर बताना हुआ, पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कि इसमें इधर से स्टार्ट करा गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले आप पता कीजिए कि रेटिकुलम का मतलब क्या है? हमने पता कर लिया कि नेटवर्क होता है, ठीक है? इट इज़ अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। फैले-फैले, बिखरे-बिखरे से होते हैं ये नेटवर्क साइटोप्लाज्म में। तो ये आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की आउटर एनवेलप इस तरह से फोल्ड हो गई है, उसमें एक जगह आपके राइबोसोम मिल रहे हैं, दूसरी जगह आपके राइबोसोम नहीं मिल रहे। उस पे राइबोसोम मिलते हैं, उसको आरईआर कहते हैं, जिस पे नहीं मिलते वो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये हम कल पढ़ चुकी थी। तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है। कैसे? कि ये इसका जो अंदर का पार्ट है, मतलब ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी? ये जो इसके अंदर का पार्ट है, ये इसको कहते हैं हम ल्यूमिनल स्पेस। ल्यूमि और इसके जो बाहर का मतलब ये और ये आस-पास का सब साइटोप्लाज्म, मतलब जो भी बचा, इसके अंदर का छोड़ के जो भी बचा वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस हो जाता है, ठीक है? ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए, ठीक है? अब आगे बढ़ते हुए आपको पता ही है कि ये जो आउटर में एनवेलप है किसकी? न्यूक्लियस की, वो किसको कनेक्ट करती है? किससे कनेक्ट करती है? रफ ईआर से, ठीक है? हाँ जी। अब हम थोड़ी-सी इससे अगर आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के कुछ फंक्शंस और सिंथेसिस दे रखी है, ठीक है? ये 2 सिंथेसिस हैं, ये कुछ फंक्शन है। इससे अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना हुआ एंडोप्लाज्म सॉरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो बना सकते हैं कि देखिए, एक तो आपका लिपिड एंड स्टेरॉयल सिंथेसिस करता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है जी? एंड एनसीईआरटी की समरी में ये चीज़ लिखी हुई है, सिंथेसाइज़ करता है ग्लाइकोजन। ये भूल मत जाना, आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ग्लाइकोजन को भी सिंथेसिस करता है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ ज़ूलॉजी में थोड़ा-सा जाते हुए कि जो लिवर सेल होते हैं, उनके अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। किसका? ड्रग्स का। क्या बोला मैंने? कि आपके जो लिवर के सेल होते हैं, लिवर के सेल के अंदर उसका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो आपका डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। किसका? ड्रग्स का। ठीक है? ये मत भूल जाना, ग्लाइकोजन भी सिंथेसिस करता है। कौन? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसमें ये जो कह रहा है आपसे, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हैज़ अ सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स दैट मेक्स नेटवर्क। ये क्या है? आपसे सिस्टर्नी कुछ ऐसी-ऐसी इस तरह से बने हुए, इसको कहते हैं सिस्टर्नी, और ट्यूब्यूल्स हमने ये कह दिया। इस तरह के कॉम्बिनेशन को इस वजह से ये क्या बना देते हैं? नेटवर्क। सिस्टर्नी आपका कुछ इस तरह से, सिस्टर्नी आपका कुछ इस तरह से है ना बने हुए। अरे भाई इस तरह से और इनको कनेक्ट कर दिया ट्यूब्यूल्स ने, तो इन्होंने मिक्स करके क्या बना लिया? नेटवर्क बना लिया। दैट मेक नेटवर्क्स। एंड ये जो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल फ्रॉम, देखो अभी इसे पढ़ो, वेसिकल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इधर आ जाते हैं। ये चीज मैंने कहा था थोड़ी थोड़ी जहाँ पे बतानी होंगी बताएंगे। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसने वेसिकल में प्रोटीन का क्या करा? प्रोटीन को भेजा है किसको? गोल्गी अपरेटस को। इसने क्या बनाया? वेसिकल। एक तो इसने क्या बनाया? आपका प्रोटीन। उसने प्रोटीन बना लिया, रफ यार नहीं। देन इस एंडोप्लाज्म ने क्या करा कि इसने वेसिकल भी बनाया और उसके अंदर प्रोटीन रख के भेजा किसको? गोल्गी अपरेटर को, है ना? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोलो, ठीक है? इस तरह से समझो, ठीक है? आपका जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसने लिपिड बनाया, स्ट्रॉल बनाया। देन जो आपका रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसने क्या बनाया? एक वेसिकल, और उसके अंदर क्या रख दिए? अपने लिपिड्स। और उसने किसको भेज दिए? किसकी तरफ भेज दिए? आपकी गोल्गी को, ठीक है? यही मतलब है इधर। एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोटीन एंड लिपिड टू दी गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है? हाँ, ये हो गया। अब बात करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये एक डेंसली स्टेन्ड का मतलब इधर क्या है? इट इज़ अ डेंसली स्टेन्ड, मतलब ये ऐसा ऑर्गेनली है, अगर हम इस पे स्टेन डालते हैं, ये डेंसली स्टेन्ड हो जाता है, मतलब ये तुरंत स्टेन बहुत ज़्यादा स्टेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टेन हो जाता है। और कौन-सा कलर दिखाता है स्टेन करने पर? सिल्वर कलर दिखाता है। एक डाई होती है, सेरेमाइड डाई, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रेज़ेंट होते हैं नियर द न्यूक्लियस। ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है जी? नियर द न्यूक्लियस। रेटिकुलर का इधर ये कह रहे हैं कि इसके जो सारे फेसेस होते हैं गोल्गी एपरेटस के या गोल्गी कॉम्प्लेक्स के, वो इंटरकनेक्ट होते हैं। हालाँकि इनमें दिखता नहीं है, ये देखो, इनमें दिखता नहीं है कि ये इनका कनेक्शन है या नहीं। आपस में पैरेलली कनेक्ट होते हैं, पैरेलली होते हैं। ये सिस्टर्नी कहते हैं जिसे, इनको सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है? ये एक सिस्टर्नी, ये दूसरा सिस्टर्नी, और आपस में क्या है? पैरेलल है। हालाँकि ये पैरेलल होते हैं, एक-दूसरे कनेक्ट नहीं होते, फिर भी ये नेटवर्क बनाते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं ये, इंटरकनेक्ट होते हैं ये फिर भी स्टिल, है ना? बिना नेटवर्क के भी कनेक्शन होता है भाई, मतलब कि जैसे मान लो हम और आपके बीच में बातचीत हो रही है, कनेक्शन तो है ही ना किसी तरीके से, इंटरकनेक्शन इनके भी बीच है, ठीक है? एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो गोल्गी, जिन्होंने डिस्कवर करा गोल्गी एपरेटस को या गोल्गी कॉम्प्लेक्स को, कब? 1898 में, ठीक है जी? ठीक है। गोल्गी इज फॉर्म्ड अप ऑफ मैनी फ्लैट सेल्स
सॉरी डिस्क शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्न, अभी बताया था। ये आपका सिस्टर्न है, फ्लैट है, डिस्क लाइक है, सैक है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहा, सिस्टर्न है। इसकी एनसीईआरटी में दे रखा है इसकी डायमीटर कितना होता है। सिस्टर्न का डायमीटर आपका 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है। और ये कितने हो सकते हैं, 4 से 8 इन नंबर हो सकते हैं ऐसे लगे हुए, ऐसे इधर देख लो, 1 2 3 4, हमने 4 बना दिए, चाहिए 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, दी सिस्टर ने आर को सेंट्रली अरेंज, को सेंट्रली अरेंज का मतलब क्या है, कौन सेंट्रली का मतलब क्या है इसमें, कौन सेंट्रली का मतलब ये है, मान लीजिए मैंने एक सर्कल बनाया, उसी के ऊपर दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, मतलब ये सारे के सारे सर्कल एक ही सेंटर, एक ही सेंटर है इन सब सर्कल्स का। तो मतलब यही होता है कि ये आपकी जो सिस्टर ने है, मान लीजिए इनका कुछ इधर मान लो सेंटर है, तो इधर से यू बन रहा है, इधर से मतलब को सेंट्रली मतलब इनका इनके सेंटर एक ही होंगे। तो इससे अगर आप इस तरह से बढ़ा दोगे ना, तो इस तरह से शो होंगे ये, हालांकि होते नहीं है, कह तो सकते हैं हम इसे, वो सेंटर एनसीईआरटी में वर्ड दे रखा है। एंड ये सिस्टर ने एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे को मीट नहीं करते, ये मिलते नहीं है, ये पैरेलल अरेंज है। ठीक है जी, हाँ। अब इनका गोल्गी का फंक्शन क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या है, एक तो आपका पैकेजिंग में हेल्प करती है प्रोटीन एंड लिपिड्स की, ठीक है, एंड ग्लाइकोसाइलेशन करता है प्रोटीन एंड लिपिड का। इस पे आपके प्रोटीन पे टैग लगाया था किसका, शुगर का, कि जाने कहाँ जाना है, इसे सेल के अंदर जाना है कि सेल के बाहर जाना है, प्रोटीन और लिपिड को ग्लूकोज, सॉरी ग्लूकोज कह रही हूँ, शुगर की टैग लगाया था, ग्लाइकोसाइलेशन करा था किसका, प्रोटीन एंड लिपिड का। एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये अपने में से एक लाइसोसोम भी बना देता है गोल्गी एपरेट। तो समझ गए ना, इधर कुछ नहीं है, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन को सिक्रीट भी करेगा बाय वेसल, है ना, इस जो कि गोल्गी के किस फेस की साइड भेजेगा, फॉर्मिंग या सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस, ये चीज याद रखना। ये फेस कौन किस साइड वेसिकल्स भेजते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपना लिपिड और स्ट्रोयल का वेसिकल भेजा, किस साइड भेजा गोल्गी के, फॉर्मिंग फेस की साइड, सिस फेस की साइड या फिर कॉन्वेक्स फेस की साइड। एंड ये जो मिक्सचर होके कुछ वेसिकल बना है जिसमें ग्लाइकोसाइलेशन हुई है किसकी, प्रोटीन एंड लिपिड की, वो कहाँ से निकला है, देन वो वेसिकल आपका मैच्योरिंग फेज से या फिर ट्रांस फेज से या फिर कॉन्केव फेज, ठीक है, ठीक है ना। और इस गोल्गी ने ही अपने में से क्या बनाया है, एक छोटा सा टुकड़ा बना दिया है और उसको कह दिया लाइसोसोम। आगे पढ़ते हैं कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम को आई गेस 9th में मेरे को अभी भी याद है, मैंने ये पढ़ा था, लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है, सुसाइडल बैग कहते हैं हम किस लाइसोसोम को। क्या मतलब है, लाइसो का मतलब होता है लाइसिस, और लाइसिस का मतलब है आपका टू ब्रेक, किसी चीज को ब्रेक करने वाला स्ट्रक्चर, की ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ द लाइटिक एंजाइम, इसके पास हर तरह के ब्रेक करने वाले एंजाइम, किसको ब्रेक करने वाले, प्रोटीन को, स्टार्च को, लिपिड को एंड न्यूक्लिक एसिड को क्या बोलते हैं, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम को प्रोटीएज, स्टार्च को तोड़ने वाले एंजाइम को अमाइलेज, एंड लिपिड को लाइपेज, एंड आपका जो न्यूक्लिक एसिड है उसको तोड़ने वाले को न्यूक्लियेज, ठीक है। इट ब्रेक्स द बायोमोलिक्यूल्स बाय द हाइड्रोलाइसिस, ये पानी पिला पिला के बायोमोलिक्यूल्स को मारता है। अब ये मान लीजिए आपका है लाइसोसोम, ठीक है, इसके अंदर आपके हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं जो कि ये एक्टिवेट होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम हैं जो एक्टिवेट होते हैं सिर्फ एसिडिक पीएच पे, सिर्फ एसिडिक पीएच पे। क्या एनसीईआरटी में ये पीएच दे रखा है, नहीं, 4 to 5 पीएच होता है इसका, नहीं दे रखा, बस ये याद रखना है आपको, एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट होते हैं। एंड इस पे सिर्फ ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इस पे एक ही मेम्ब्रेन होती है, एक ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। देखो इसमें आपका पीएच कम है, मतलब एसिडिक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, एसिडिक पीएच है, तो क्या मतलब H प्लस आयन ज्यादा होंगे, H प्लस आयन ज्यादा होंगे अंदर, क्योंकि एसिडिक है ये सब जगह, हाँ। और हम साइटोप्लाज्म में से जबरदस्ती अंदर और हाइड्रोजन आयन डाल रहे हैं, तो मतलब इधर आपका पंप प्रेजेंट है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, इधर एनर्जी खर्च होगी क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेडियंट हम लोअर टू हायर चीज भेज रहे हैं, जबकि हम हायर टू लोअर चीज भेजते हैं किसमें, डिफ्यूजन में कह दो या पैसिव 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 वर्ड से, ठीक है। बट इधर हो रहा है एक्टिव, क्यों, क्योंकि इधर आपका जो साइटोप्लाज्म है उधर H प्लस आयन कम है और इधर कम है, फिर भी इधर से ले लेके वो किस में फेंक रहा है, लाइसोसोम, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट इधर एसिडिक से है, इधर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज पूछी जाती है, ठीक है। और एक सिंगल मेम्ब्रेन होना चाहिए, और कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट, बस, ठीक है। यही आ गया कि इफ एल्कलाइन पीएच, दैट इज कि जो हाई पीएच हो जाए आपका, लाइसोसोम आपका इनएक्टिवेट हो जाएंगे, लाइसोसोम के जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, विल नॉट बी एक्टिवेटेड, अब वो एक्टिवेटेड नहीं रहे। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल के अंदर जो भी इसको निकलना है भाई सब वो खा जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है ये, तभी तो इसके अंदर एंजाइम्स हैं, प्रोटीन को खा गया, स्टार्च को खा गया, लिपिड को खा गया, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर गया भाई। ये देखो एक लाइन लिखी हुई है कि आपका जो लाइसोसोम है आर डिफरेंट टाइप, बहुत टाइप के हो सकते हैं ये, तो इसलिए इनको कहा गया पॉलीमॉर्फिक
ऑर्गेनली। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फिक का मतलब होता है आउटर स्ट्रक्चर। बहुत सारे आउटर स्ट्रक्चर होते हैं इसके, इसलिए इसको क्या कहा, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनली, किसको, लाइसोसोम। ठीक है, ठीक है जी। अब बात करते हैं वैक्यूल की। तो वैक्यूल हमारा एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है सेल के अंदर। इसी के अंदर सब चीज ठूसे जाओ ठूसे जाओ ठूसे जाओ। आपको तो पता है, जबकि आपका जो प्लांट सेल है, सॉरी 90 से ज्यादा, अप टू 90% वॉल्यूम को कर लेता है ये तो प्लांट सेल में। इसलिए जो आपका प्लांट सेल में ना वैक्यूल सेंट्रल कहा जाता है, मतलब इस तरह से वैक्यूल आ गया। और इसमें आपका फिर न्यूक्लियस और भी सारी ऑर्गेनलीज होती है, सब सेंटर में होता है, फिर बाद में बेचारी दबी दबी रहती हैं और बाकी जो ऑर्गेनलीज होती है। अच्छा जी, एक स्पेशल नेम होता है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि सिंगल प्लाज्मा, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रही हूँ, मेम्ब्रेन का एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, दैट इज योर टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट देखिए, मतलब कौन की बात कर रहा है, वैक्यूल। क्लिक करना चाहिए 2 सेकंड के अंदर, इवन देख के ही। ठीक है, मान लीजिए कि आपका वैक्यूल, ठीक है जी, वैक्यूल के अंदर आपका वाटर भी है, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी है, एंथोसाइनिन पिगमेंट भी है, एंथोसाइनिन बोलो मेरे साथ, एंथोसाइनिन पिगमेंट भी है, एंड वो जो कि वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। कौन सा सॉल्युबल, मतलब कौन सा ऐसा पिगमेंट है जो वाटर सॉल्युबल है, बोलो मेरे साथ, एंथोसाइनिन पिगमेंट। ठीक है, ठीक है। और इसमें एक सेप भी होता है, वाटर हो गया, एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया, एंथोसाइनिन पिगमेंट एंड ये सेप। और ये सेप है क्या, सेप है आपका वाटर, मिनरल, अमीनो एसिड, आयरन और शुगर का, इन सब का मिक्सचर है आपका सेप। शेफ, ठीक है। अब इसमें भी आपका एक पंप लगा रहता है। मान लीजिए आपका ये घर का स्टोर हाउस है। घर पे मेहमान आ रहे हैं, माता जी को लग रहा है हमारी कि इधर जो आपका हॉल है उसमें थोड़ा सा सामान, यार ये वाला ना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करती हूँ इसमें ही ठूस देती हूँ, जबकि इसमें सामान बहुत ऑलरेडी रखा हुआ है, और इधर जो हॉल है अच्छा खासा डिजाइन अच्छे से, ऐसा कुछ सच रखा नहीं है, फिर भी उसको और अच्छा करने के लिए मेरी माता जी ने क्या करा, अंदर ठूस दिया, इस वैक्यूल या मतलब इस स्टोर हाउस के अंदर जबरदस्ती चीज ठूस दी, क्योंकि उधर और ज्यादा चीज थी, बाहर तो थी ही नहीं, इस हॉल में तो कम थी चीजें। तो वही हॉल आपका साइटोप्लाज्म है और स्टोर हाउस आपका क्या है, वैक्यूल। जबरदस्ती और अंदर चीजें ठूसी जा रही हैं, इधर कॉन्सेंट्रेशन कम है चीजों की, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है चीजों की, फिर भी हम उधर अंदर जाके इन्हें ठूस रहे हैं। तो मतलब आपका एक पंप होगा जिसके थ्रू इधर एनर्जी एनर्जी क्या कहते हैं, यूज होगी इधर, अगेंस्ट ग्रेडियंट काम हो रहा है इधर, हायर कॉन्सेंट्रेशन है आपकी किसमें, वैक्यूल में, एंड पंप में, सॉरी पंप कह रही हूँ मैं, साइटोप्लाज्म में लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चीज होगी। अब एनसीईआरटी में आपके दो वैक्यूल के बारे में बात कराया है, एक तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, दूसरा है फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपका अमीबा में देखने को मिलेगा, जो कि हेल्प करता है अमीबा की किसमें, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, आपका वाटर एंड साल्ट का बैलेंस, ये बहुत अच्छे से उसमें पढ़ेंगे आगे चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ठीक है, अब ये फूड वैक्यूल क्या है। अच्छा एक बात बता दूं, आप कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको सुने तो अमीबा याद आना चाहिए, और क्या याद आना चाहिए, किस में हेल्प करता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ये छोड़ो कि ऑस्मो रेगुलेशन होता क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन याद आना चाहिए, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल याद आया दिखता है, और अमीबा तो बिल्कुल छप जाना चाहिए इस चीज। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन पे देखेंगे। फूड वैक्यूल आपका प्रोटिस्टा एक किंगडम होता है, उसमें देखने को मिलती है, ये प्रोटिस्टा किंगडम आपका यूनिसेलुलर होता है, आगे पढ़ेंगे हम अच्छे से। एंड ये फूड वैक्यूल है क्या, इसमें कि देखो जो भी पढ़ते हैं, ऑल फूड इनगल्फ, मतलब बाय, अभी बताती हूँ, बाय प्रोटिस्ट, जो भी सारा का सारा फूड, ये जो प्रोटिस्टा है जो निगलता है, इनगल्फ मतलब निगलता, निगलना, जो कि ये प्रोटिस्टा निगलता है, जो सारा का सारा फूड इकट्ठा कर लेता है एक स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड एरिया में, उसे ही को कहते हैं आप फूड वैक्यूल। क्या, ये एक प्रोटिस्टा है, इसने सारा का सारा फूड जो भी था निगल लिया, ठीक है, इसने एक जगह इकट्ठा कर लिया उस फूड को, अब एक स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड एरिया उसने बनाया, और उस एरिया को क्या कहा गया, फूड वैक्यूम। बस ये आपको क्या याद आना चाहिए, अगर फूड वैक्यूम दिख गया तो प्रोटिस्टा याद आना चाहिए सबसे पहले, बस। ठीक है, अब बात करते हुए कि सिमिलैरिटीज देख रहे हैं किसके किसके बीच में, अब बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड योर क्लोरोप्लास्ट। क्या मतलब, क्यों, किस लिए, पढ़ो देखो समझते हैं। आपका जो बैक्टीरिया है ना और माइटोकॉन्ड्रिया है एंड क्लोरोप्लास्ट, इनका साइज सिमिलर सा होता है, इनका तीनों का साइज थोड़ा सिमिलर सा होता है, मैंने ये नहीं एग्जैक्ट होता है, नहीं सिमिलर सा होता है, एंड दे हैव डबल्ड स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए माइडियाज। देखो जी, इसके पास और इसके पास, दोनों के पास, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, इस तरह का, जैसे सेम आपके पास बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, याद हो, ये चीज दोनों में, इसमें और इसमें होती है। कैसा होता है इसका डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, इसके पास भी अपना डीएनए है, इसके पास भी अपना डीएनए है, और कैसा डीएनए है,
भाई तुम देख रहे हो ये खुद एक सेल ऑर्गेनेली है, इसके पास भी अपना डीएनए है। और कैसा डीएनए है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए क्लोरोप्लास्ट के पास और माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ठीक है। दे हैव 70 राइबोसोम, 70 एस राइबोसोम। ये तो पढ़ा था हमने कि आपका जो बैक्टीरिया के पास तो 70 एस राइबोसोम होता ही होता है, बट दो सेल ऑर्गेनेलीज जो कि आपकी यूकैरियोटिक में होती है उसमें भी 70 एस राइबोसोम होता है। किस किस में? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देखो ये सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी, ये सिमिलरिटी। एक और सिमिलरिटी की ये बैक्टीरिया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये तीनों के तीनों फ्यूजन से डिवाइड कर सकते हैं, ये फ्यूजन से डिवाइड कर सकते हैं। तो इन चार डिफरेंस से हमने माना कि इट बिलीव दैट जो माइटोकॉन्ड्रिया है एंड आपका जो क्लोरोप्लास्ट है, किसी समय पे ये बैक्टीरिया रहे होंगे, वर बैक्टीरिया अर्लियर, समझे। इसलिए इधर हमने थोड़ा सा डिफरेंस, सॉरी सिमिलैरिटीज पढ़ी थी, किसके किसके बीच में? बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड योर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है जी, ठीक है। एक और नोट इधर दे रखा है कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है एंड क्लोरोप्लास्ट है, ये होती हैं आपकी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज। सेमी मतलब आपका हाफ, ऑटोनॉमस मतलब आपका इंडिपेंडेंट, कुछ चीज इंडिपेंडेंट है। कौन? आपकी ऑर्गेनेलीज, ये वाली ऑर्गेनेली कौन कौन सी? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों की दोनों सेमी ऑटोनॉमस होती है। सेमी ऑटोनॉमस क्यों? आधी ही ऑटोनॉमस क्यों है? क्योंकि ये जो अपना प्रोटीन है, आधा प्रोटीन 50% प्रोटीन ये अपना खुद से बनाती हैं और बाकी बचा प्रोटीन ये न्यूक्लियस से बनवाती है। कौन कौन? आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड योर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है जी, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन में बैठे हुए एनसीईआरटी खुद पढ़ना भाई, ये दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, बहुत गंदा पोल गया था इनका। तो आप तो देखो आंसर तो है ही है, पर समझने की क्वेश्चन करना कह रही हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। Which type of substance would face difficulty to pass throughout the cell membrane? इनमें से सबसे ज्यादा डिफिकल्टी, कठिनाई किसको आएगी अगर सेल मेम्ब्रेन ये पास करे? ये थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बना के लेके, ठीक है। ये आपका जितना पार्ट होता है, ये आपका होता है पोलर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पार्ट, चलो इससे बताओ, ये इतना पार्ट पोलर, इतना पार्ट पोलर, बाकी का बाकी ये है नॉन पोलर। मतलब अगर मैं कहूँ आपसे, अगर कोई इधर हाइड्रोफोबिक चीज आती है तो वो खुशी खुशी जाएगी। अगर हाइड्रोफिलिक चीज, इतना सा हाइड्रोफिलिक चीज मिल रही है, कोई भी हाइड्रोफिलिक चीज अगर आती है, यहाँ यहाँ तक तो खुश रहेगी, यहाँ यहाँ तक तो खुश रहेगी, अंदर उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाटर नहीं है, बाहर बाहर वाटर है। और जो हाइड्रोफिलिक चीज है वो तो वाटर लवर है, उसने क्या करा? सेल मेम्ब्रेन ने अंदर बुलाया बड़े प्यार से हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को जिसको वाटर से प्यार है। मान लीजिए ये रहा आपका हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, बड़े ही प्यार से बुलाया इसने अपने पास, आया आया आया, इधर इसके इसने चीथड़े उड़ा डाले भाई, बिल्कुल बुरी तरह से, इस तरह काट कूट डाला, इसको फेंक डाला, मार डाला। तो यही इधर है, मतलब आपका अगर कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस इधर आता है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लवर, वाटर तो इधर है और इधर है, इधर बीच में नहीं है वाटर। अगर कोई अंदर इतना स्पेस तो सिर्फ हाइड्रोफोबिक के लिए, इतना सारा स्पेस हाइड्रोफोबिक के लिए, अगर कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस आ गया तो उसकी सत्यानाश कर देगा ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है जी। तो अब समझे ना कि आपका ये सुटेबल बैठेगा। हाइड्रोफोबिक तो आराम से निकल जाएगा, हमसे पूछा गया कठिनाई किसको सबसे ज्यादा होगी, तो हाइड्रोफिलिक वाले को सबसे ज्यादा कठिनाई होगी। ऐसा तो नहीं है कि इसमें देखो थर्ड ऑप्शन पढ़ो कि सारे के सारे सब सब्सटेंस आएंगे, ये नहीं कि कोई सा हाइड्रोफोबिक हो या हाइड्रोफिलिक हो, मतलब नहीं, गलत बात है। हाइड्रोफोबिक आसानी से चला जाएगा, हाइड्रोफिलिक बहुत बुरी तरह से लताड़ दिया जाएगा। एंड आपका लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस को, अरे भाई कठिनाई होगी सच में भाई, ये जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड से ही बनी हुई है, इधर लिपिड, ये पूरा लिपिड लिपिड ही लिपिड है, और क्या है। हाँ जी, अब दूसरा क्वेश्चन, ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए इधर भी मैं एक डायग्राम क्वेश्चन निकल के आई हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज प्रेजेंट नियरेस्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल। आप देखो ये पूछ रहा है कि आपका, रखो जी रखो, प्लांट सेल, एक और चीज बना दे इसके अंदर, रखो इसे थोड़ा सा बड़ा करते हुए, एक मिनट। और इसमें हमने बनाया आपके लिए ये, अब इसको तो छोटा भी तो बना नहीं सकते, चलो बनाते हैं। अब ये रहा इस तरह से, ठीक है। हाँ जी, तो ये मैंने करा थोड़ा डायग्राम को अच्छा। अब इसकी आपसे क्लियरिटी इस डायग्राम से बहुत अच्छी हो जाएगी। अब पढ़ते फिर से कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रेजेंट नियरेस्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। आपका ये मैंने बनाया प्लांट सेल, ठीक है जी। तो पूछ रहे हैं प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास सबसे पास और कौन सी लेयर होगी? क्या क्लोरोप्लास्ट होगी, या मिडल लेमेला होगी, या फिर आपकी प्राइमरी वॉल होगी, या फिर सेकेंडरी? एक बात बताइए, आपकी जब ये एक चीज ये थी जो आपकी क्या है, प्राइमरी वॉल है सबसे बाहर वाली, ठीक है, ये भी प्राइमरी वॉल है। ये जो अंदर वाली है ये आपकी सेकेंडरी वॉल है, ठीक है जी, ठीक है, ये भी सेकेंडरी वॉल है। देन ये जो आपका बना हुआ है अंदर, ये आपका बना हुआ है वैक्यूल, ठीक है, ये वैक्यूल, ये भी वैक्यूल, वी से डिनोट करिए। एंड ये जो ब्राउन से बना हुआ है ये है आपका मिडल लेमेला, ठीक है जी, ठीक है। और ये जो पिंक कलर वाली है, ये पिंक कलर वाली है, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मुझे इधर खुद बताइए आप, हाँ मैंने बनाया है इसको अलग करके कि इसमें दिखे कि आपकी जो सेकेंडरी वॉल है वो उसके पास है, बट ऐसा ही होता है क्योंकि आपकी प्राइमरी वॉल
सेल वॉल जब डिमिनिश होने लगती है तो इसके अंदर एक सेकेंडरी वॉल बनती है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, ये हमने पढ़ा था टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन। हाँ, और इसके अंदर साथ में एक और ऑप्शन दे रखा है आपको, क्या, टोनोप्लास्ट, मतलब आपकी जो वैक्यूल है, आपका सेंट्रल वैक्यूल, उसकी मेम्ब्रेन वो भी थोड़ा दूर होती है, पास में सबसे ज्यादा पास जो होती है आपकी सेकेंडरी वॉल होती है। ऐसा क्वेश्चन आए तो देख लेना भाई, ये समझ जाना। एंड आपका ये जो है मिडल लैमेला वो तो सबसे भारी है, वो पास कैसे आ सकता है? तो देखो, दिख रहा है साफ साफ की सेकेंडरी वॉल क्यों ही इसका आंसर होगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हुए विच ऑफ नहीं, द ऑर्गेनेली दैट इंक्लूड इन दी, भाई आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सा था? मैंने कहा था अगर याद ना हो तो लव से याद कर लेना। एल फॉर लाइसोसोम, ओ फॉर गोल्गी, जी ओ, अरे भाई तो दिख नहीं रहा, जी ओ जी आई, तो इसका जी ओ जी आई नहीं होती, जी, अरे अरे अरे, ये इधर एल लगा देना भाई, इस गोल्गी का ओ इधर, वी फॉर वैक्यूल है ना, और ई फॉर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देख लीजिए कहाँ कहाँ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड योर वैक्यूल, बस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक या एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? कौन एंडो मेम्ब्रेन का सिस्टम नहीं है? ये चारों अभी पढ़े थे, इनमें से जो नहीं है उसको टिक कर देना। देखो, ये हमने कल वाली क्लास में पढ़ी थी कि कौन कौन पार्ट नहीं है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, ठीक है जी, ये एंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब देख लेना कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। अब आपको ये एनसीईआरटी की लाइंस दे रखी हैं, कह रहे हैं इसको फिल करता जाना है, ठीक है, ऑप्शन नीचे दे रखा है। इन द प्लांट सेल द वैक्यूल इज ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक है, 90%, ये 70 वाले को काट डालो फटाफट। आपके हमारे पास बचे दो ऑप्शन। अब in a plant, the tonoplast facilitate the transport of a number of ions and other material। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन या लोअर कॉन्सेंट्रेशन? अभी तो फिलहाल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन। देखो किस तरह से ये फैसिलिटी, अच्छा इसमें करें ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, अगेंस्ट होगी या अलोंग होगी, बताओ ट्रांसपोर्ट कैसी होगी इसमें? एनसीईआरटी की लाइन है बेटो, अगर पढ़ी होगी एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है, ये कहता है अगेंस्ट द ग्रेडियंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल and hence concentration significantly high in vacuole than the your cytoplasm। ये हायर होती है इसमें, ठूस ठूस के सामान में मेरी माता जी भरती जा रही हैं उस स्टोर हाउस में, क्योंकि इनको अपना हॉल साफ करना है, गेस्ट आने वाले, ठीक है जी। अब हमने कहा एक और स्टेटमेंट दे रखी है, तो हमें एक ये मिल गया, एक ये हायर मिल गया, लोअर से तो हमारा काम होना ही नहीं है, तो ऑप्शन अल्टीमेटली ये आ जाता है। बट देख लेते हैं कि ये इसमें क्या इन अमोएवा, अमोएवा दिख गया भाई, मतलब आपको वैक्यूल के बारे में बात हो गई तो मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एंड मेनी सेल्स इन एज प्रोटिस्टा एंड वैक्यूल की बात हो गई तो मतलब फूड वैक्यूल, ठीक है, ठीक है। लास्ट टू क्वेश्चन नहीं अभी तो है। इफ द पीएच ऑफ द लाइसोसोम इज इंक्रीज टू अल्कलाइन, हमने पीएच बढ़ा दिया मतलब अल्कलाइन कर दिया, एसिड से एसिडिक पीएच से हमने अल्कलाइन कर दिया, तो मतलब क्या होगा, इसका आउटकम्स क्या होंगे? आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएंगे, सही से वर्क नहीं कर पाएंगे। अब मैच द फॉलोइंग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका लिपिड सिंथेसिस करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन बनाता है, ये आपका गोल्गी एपरेटस आपका ग्लाइकोसाइलेशन करता है, शुगर लगाता है किस पे, प्रोटीन एंड लिपिड पे। एंड आपका सेंट्रियल नहीं पता, स्पिंडल फाइबर स्पिंडल बनाता है, पढ़ेंगे आगे, ठीक है जी, आगे पढ़ेंगे, जिसको नहीं आता आगे पढ़ेंगे, नहीं तो इससे ही क्वेश्चन हो रहा है इन तीनों से, मैच कराते रहना, ठीक। आपका गोल्गी एपरेटस में भी मैच द फॉलोइंग, गोल्गी एपरेटस आपकी ग्लाइकोसाइड सॉरी ग्लाइको प्रोटीन एंड, अच्छा फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का, ग्लाइकोसाइलेशन करता है ना किसकी, प्रोटीन एंड लिपिड की, तो मतलब क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि इन पे क्या कर दिया, शुगर लगा दी। अब कहाँ जाना है वो देख लेना, सेल के बाहर कि सेल के अंदर, ठीक है, कितनी बार बता दी तो। अब स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है, आपके लिपिड लिपिड सिंथेसिस होते हैं, स्ट्रॉल सिंथेसिस होता है, एक ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन, ये क्या था आपका, ग्लाइकोजन सिंथेसिस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स इसमें हेल्प करता है, ठीक है। एक और आपका हाँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया अभी हमने पढ़ा था डिवाइड कर सकता है बाय फिजन, ठीक है। लास्ट टू क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। एक सेल ऑर्गेनेली है जिसको मैंने कहा एक्स, उस एक्स को सेल ऑर्गेनेली को डिवाइड कर दिया गया है इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, एक और सेल ऑर्गेनेली है जो कि वाई, मतलब एक एक्स ऑर्गेनेली है आपके पास, तो उसको डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, अगर ये वाली सेल ऑर्गेनेली के बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया गया है। और ये जो Y है दैट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब समझ गए ये Y क्या होगा, राइबोसोम। और हमने किसके बेसिस पे राइबोसोम है या नहीं किसको डिवाइड करा था, एक तो रफ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो मतलब आपका आंसर सीधा ये गया, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट रिलेटेबल टू द लाइसोसोम, कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिलेटेबल है लाइसोसोम की? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर होता है, हाँ जी ठीक है। हाइड्रोलाइसिस करता है, हाँ जी करता है। बेसिक पीएच, नहीं जी नहीं, ये एसिडिक पीएच पे वर्क करता है। एंड क्या फॉर्म करता है ये आपकी, है फॉर्म्ड इन आर नहीं, आपकी ये गोल्गी में बढ़ता है रे, हाँ। कैपेबल टू डाइजेस्टिंग न्यूक्लिक एसिड, हाँ जी हाँ, ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कर जाता है, एक दो तीन, तीन सही है, ठीक है, थैंक यू।